बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग की मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर की थी आप लोगों को। फिर मैंने बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, उसको हमने डिस्कस किया था। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है और ऑनर इक्विटी क्या होती है। आप लोगों का बेटा जो फर्स्ट हम जो मतलब जो लास्ट वीक हमारी क्लास हुई थी, उसको मैंने अपलोड कर दिया था आपके पोर्टल के ऊपर। तो मैंने बेटा ये चीज़ें आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी। थोड़ा सा मज़ीद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एडवांस टॉपिक्स की तरफ लेके जाऊँगा। आप लोगों ने जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो पहले पढ़ लिए हुए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और होपफुली वो आप लोगों को बनाना भी आता होगा। ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दूंगा लाजमी, क्योंकि उसके बाद फिर जब मैंने आपको एडवांस टॉपिक्स की तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग 2 है, तो अकाउंटिंग 1 से आगे जो चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोगों को सारे के सारे जो है वो क्लियर करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो आप लोगों को एडवांस टॉपिक्स की समझ आएगी। ओके, आई थिंक हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्हाट इज बिजनेस। पढ़ा था हम लोगों ने बिजनेस क्या होता है लास्ट क्लास में? नो सर, नहीं पढ़ा था सर। यहीं जस्ट से वो स्टार्ट कर, ये चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज बिजनेस, क्या होता है बिजनेस? इस स्लाइड को हम कंप्लीट करते हैं आज। सर बिजनेस मतलब कोई भी ऐसा आपकी आवाज कट रही बेटा। सर एनी लीगल एक्टिविटी जैसे प्रॉफिट के लिए जिसका मकसद नफा कमाना हो, अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। क्या हर एक्टिविटी आपका बिजनेस होगी? नो सर। नहीं सर, हर एक्टिविटी तो नहीं हो सकती सर बिजनेस। नहीं, जिसमें प्रॉफिट कमा रहे हो, हर एक्टिविटी जो प्रॉफिटेबल है, क्या वो बिजनेस होगी? नो सर, किसी में आपको नुकसान भी हो जाता है। नहीं, मकसद तो हमारा प्रॉफिट कमाना ही ना, नुकसान तो हो सकता सर है। मेकिंग बाइंग एंड सेलिंग लिविंग थिंग्स में होगी सर। ओके, देखिए मैडम, बिजनेस। आप बिल्कुल सही बता रहे हो। एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। लीगल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट बेटा इसलिए यस है सर। कि हर एक्टिविटी आपका बिजनेस नहीं होती। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैसीनो की एग्जाम्पल लें, मैं कहूँ जी मैंने कैसीनो पाकिस्तान में ओपन करना है, तो क्या बेटा जो कैसीनो हम पाकिस्तान में ओपन करेंगे आप उसको बिजनेस कहेंगे? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ये इलीगल है। लेकिन अगर यही कैसीनो का काम हम अमेरिका या यूरोप में जाके करेंगे तो वहां पे वो एज अ बिजनेस के तौर पे इसको यूज करते हैं। तो एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो हर वो लीगल सर जी वो तो लॉ बने हुए हैं ना उनके उधर, आई थिंक लॉ में है। बेटा लीगल का मतलब क्या हमारे होता है इधर कि जो लॉ में लीगल है, मैं लीगल का वर्ड इसलिए तो यूज कर रहा हूँ। अगर हमारे लॉ यस में भी सर। वो लीगल कर दिया जाए, अगर हमारे लॉ में भी लीगल कर दिया जाए तो हम लोग भी कैसीनोज ओपन कर लेंगे। यस सर, वही बात। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हर एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती। हर लीगल एक्टिविटी यानी लीगल तरीके से जो आप परफॉर्म करेंगे, जिसका मकसद आपने प्रॉफिट जनरेट करना होगा, वो बिजनेस है। लाजमी नहीं कि प्रॉफिट ही हमेशा, और लॉस भी हो सकता है, वो भी बिजनेस में ही आता है। लेकिन हमारा मकसद क्या होता है कि हमने वो एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म करनी है कि हमें प्रॉफिट मिले। 3 तरह के बिजनेस पढ़े होंगे आप लोगों ने। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है ना पहले ये? यस सर। पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज कंपनी। चलें इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर मैं आगे मूव करूंगा। जी, सबसे पहले आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। जी, क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? सर जो सिंगल पर्सन जो है वो स्टार्ट करता है बिजनेस को, वो सोल प्रॉप। ओके, इसको हम बोलते हैं वन मैन शो, यानी सिंगल पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। एक बंदा जो वो बिजनेस का मालिक होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार वो सिंगल पर्सन ही होता है। ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस इज फेस बाय दैट पर्सन। अच्छा, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लाइबिलिटीज। सर जो कंपनी ने देना होता है किसी हर भी वो चीज। पेबल, यानी सिंपल बेटा, हर वो चीज जो बिजनेस के जिम्मे अकाउंट पेबल है वो उसकी पेएबल फॉर अ लायबिलिटी। बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। जी बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। व्हाट डज मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटीज? ना खत्म होने वाली। ये तो बेटा
उर्दू में तर्जमा कर दिया आपने, बड़ा माशाल्लाह, आपको इंग्लिश की तर्जमा करना आता है। मतलब क्या होता है इसका, वो बताएं मुझे। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये मैं पूछ रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने बता दिया, वन मैन शो होता है, सिंगल ओनर होता है, सिंगल मालिक होता है, सारे के सारे प्रॉफिट, सारे के सारे लॉस का मालिक एक ही बंदा होता है। बहुत सी एग्जांपल है, जिस तरह आपने मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया, कोई छोटी सी शॉप ओपन कर ली, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है, उसकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। व्हाट डज मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटीज? लायबिलिटीज का मतलब है जो पेएबल है उसके जिम्मे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा? सर जो फॉर ऑल बिजनेस डेबिट के लिए इस्तेमाल हो, अनलिमिटेड। और बेटा कोई कॉन्सेप्ट बोले, बोले बेटा बोले जी, बेटा बोले। अनलिमिटेड बेटा लायबिलिटीज का मतलब होता है पर्सनल प्रॉपर्टी, मैं लिख देता हूं। Unlimited liabilities mean the personal properties of the owner is also responsible for the payment. अच्छा, मैंने अपनी तरफ से लिखा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका बेटा मतलब ये है, अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस फेल हो जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, बिजनेस का दिवालिया निकल जाता है, या कुछ भी हो जाता है बिजनेस के साथ, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उसको भी सेल कर दिया जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज मीन कि जब तक आप लोगों के पैसे वापस नहीं कर देते, आपकी जान नहीं छूटेगी। आपने एक लोन लिया था, आपने उसके ऊपर एक मेडिकल स्टोर ओपन किया, मेडिकल स्टोर फ्लॉप हो गया, तो आपके नाम पे अगर गाड़ी है, घर है, जो भी चीज है, वो सारी की सारी चीजें बेच दी जाएंगी। जब तक आप पैसे वापस नहीं करेंगे, तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, वो तो है ही है, ऑफ द ऑनर भी लिखे साथ। बिजनेस को तो बिकना ही बिकना, डेफिनेटली वो तो बिकना ही बिकना है। पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, यानी जो आपके नाम पे गाड़ी है, घर है, तो वो भी बेच दिया जाएगा। जब तक आप लोगों के पैसे वापस नहीं करेंगे, तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटीज। चलें, अब आते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। क्या होता है पार्टनरशिप बेटा? सर जिसमें दो बंदे आपस में जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 or more than 2 person रन अ बिजनेस। 2 या 2 से ज्यादा लोग जब बिजनेस को रन करेंगे, तो दैट बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कोई पता नहीं सर। एनीवन? Sir, some type of compromise. और कोई? बेटा पार्टिसिपेट किया करें, जो भी आपको आता है बताया करें, कोई इशू नहीं है। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी लर्निंग बेटा उतनी ज्यादा होगी। पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन ऑन अ लीगल पेपर। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, तो हम उसको लिख लेते हैं, इसने इतने पैसे दिए, मैंने इतने पैसे दिए, मेरा इतना प्रॉफिट, इसका इतना प्रॉफिट, ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगा। यानी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी, अगर आप उसको किसी लीगल पेपर के ऊपर राइट अप कर लोगे, तो दैट लीगल पेपर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। और ये लाजमी करना चाहिए जब भी पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, बिजनेस फेल हो जाता है, तो जो फैसला होगा वो इस डीड और एग्रीमेंट के मुताबिक होगा। जी भाई, किसने कितने पैसे लगाए थे, किसने कितना प्रॉफिट लिया, किसके हिस्से कितना लॉस आया, हर चीज जो है इसके अंदर जो है वो मेंशन होती है। तो दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। अच्छा, पार्टनरशिप की लायबिलिटीज क्या होंगी? इसकी भी जो लायबिलिटीज हैं बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। यानी जो पार्टनरशिप बिजनेस है, इसकी जो लायबिलिटीज होती हैं बेटा, वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दे चुका हूं, यानी कि जितने भी मालिक होंगे सबकी प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा। यानी अगर 4 पार्टनर्स है, तो चारों की प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाएगा अगर बिजनेस फ्लॉप होता है। लेकिन
इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है विच इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर। अक्सर स्टूडेंट्स कह देते हैं कि सर इसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। नहीं, पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटीज होती हैं बेटा बाय डिफॉल्ट वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा लिमिटेड पार्टनर का। लिमिटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल आप 4 लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, आपने मुझे कहा कि सर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है, तो आप हमें थोड़ा सा पैसे दें, आप हमारे साथ पार्टनर बन जाएं। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन एग्रीमेंट या डीड में ये लिखो कि अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं करूंगा। अगर आप ये बात डीड में लिख लेते हैं तो मैं कौन सा पार्टनर बन गया, मैं आप पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड पार्टनर बन गया। यानी बाकी लोगों की प्रॉपर्टीज बिकेंगी लेकिन मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं होगी। मुझे मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मुझे मैक्सिमम लॉस वही होगा जो मैंने पैसा आप लोगों को दिया था वो पैसा डूब जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा मुझे कोई लॉस नहीं होगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड एंड लिमिटेड बेटा? यस सर। ओके, तो इसका मतलब है कि आप पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड पार्टनर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है सब पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होंगी वो अनलिमिटेड होंगी। चलें बेटा थर्ड वन पे आते हैं, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा। क्या होती है कंपनी? सर कंपनी जिसमें मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, उसको हम कंपनी कहते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसी लॉ के तहत बनती है, अगर हम इसको डिफाइन करें। नो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा जो कंपनी के अंदर जो है, इसका जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कंपनी के अंदर बेटा जो मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है और जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। यानी अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप देखें तो वही बंदा मालिक है, वही बंदा मैनेजर है। पार्टनरशिप देखें तो वही लोग मालिक हैं, वही लोग मैनेजर है। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट सेपरेट होती है और ओनरशिप सेपरेट होती है। तो कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी में ओनर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, और जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? आपने बेटा माइक म्यूट करें। ये कौन है? लबेब अहमद कौन है? सॉरी सर, वो गलती से ऑन हो गया। बेटा अपने माइक म्यूट किया करें। आप लोगों को पता है कि साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है लेक्चर की। ओके, तो मैं बेटा ये बता रहा था कि जो कंपनी होती है उसके अंदर बेटा मैनेजमेंट सेपरेट होती है और कंपनी के अंदर जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। अच्छा, अब कंपनी के अंदर ओनरशिप कौन होते हैं? ओनर बेटा कौन होते हैं? मालिक कौन होते हैं? कंपनी के अंदर मालिक वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, और जो कंपनी का शेयर खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा, और जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। अच्छा, व्हाट इज शेयर? अब थोड़ा सा जरा इसको भी डिस्कस कर लें, आप लोगों ने पढ़ा होगा। शेयर क्या होता है? जी सर एक कंपनी में हिस्सा, बिजनेस में हिस्सा। ओके, और अच्छा मैंने एक वर्ड लिखा, जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। ओके मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे। जी जी बोलें सर। उसमें प्रोडक्ट वगैरह हो जिस पे इन्वेस्ट किया जाए उसे शेयर कहते हैं सर। चलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप लोग आगे जाके फर्दर ये कॉन्सेप्ट फाइनेंस के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों का मैं कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं जी मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बेटा बैंक आपसे क्या मांगेगा? आपको 10 लाख दे देगा? नो सर, सिक्योरिटी के लिए नहीं मांगेगा। जिस तरह मैंने नीचे वर्ड लिखा है सिक्योरिटी का, वो सिक्योरिटी के तौर पे क्या मांगेगा आपसे? सर जो काफी एक्सपेंसिव चीज हो, कुछ लैंडलॉर्ड हो सकती है, मतलब कोई चीज लैंड हो pledge सकती करवाए। है, हाँ जी, वो कह लैंड सकता हो है सकती गाड़ी है, गोल्ड pledge हो करवा दो, सकता है।
वो कह सकता है अपना घर प्लेज करवा दो, Yes, sir. गोल्ड प्लेज करवा दो, यानी कोई ना कोई चीज प्लेज करवाएं। वो जो चीज आप प्लेज करवा रहे हो वो Yes, बैंक sir. के लिए सिक्योरिटी है। अच्छा, अब Yes, sir. कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है ना बेटा, कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है ना, कंपनी दो तरह से पैसा जनरेट करती है। एक तो सिंपल तरीका ये है, आप बेटा माइक म्यूट कर लें। एक सिंपल तरीका ये होता है कि कंपनी जो है वो किसी बैंक से लोन ले ले, ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कंपनी के पास कि वो मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स इशू करती है। अब जरा गौर कीजिएगा मैं वर्ड का यूज कर रहा हूँ, तो मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स इशू करती है। वो जो मार्केट में पेपर्स इशू किए जाते हैं उन पेपर्स का नाम होता है सिक्योरिटी। अब उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है, उस पेपर का नाम शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम कमर्शियल पेपर भी हो सकता है, बैंकर एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, टी बिल्स भी हो सकता है। हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स आर देयर और हर पेपर की एक प्राइस होती है। हम वो प्राइस देंगे और वो पेपर अपने पास रख लेंगे। हर पेपर के ऊपर कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। फॉर एग्जांपल मैंने बॉन्ड खरीदा कंपनी का, बेटा ये प्राइस बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा, ये एक पेपर होगा जिसपे कंपनी की स्टैंप लगी होगी और ये लीगल पेपर होता है, उस पर कंपनी का नाम हर चीज लिखा होता है। मैंने वो पेपर खरीदा फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का 3 साल के लिए। अब हर साल कंपनी उसके ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट दे रही है। 3 साल के बाद जब वो पेपर एक्सपायर हो जाएगा तो मैं पैसे वापस ले लूंगा पेपर कंपनी को वापस करके। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। इसी और ये जितने मैंने पेपर्स बोले इन सब पेपर का नाम क्या है, सिक्योरिटी। अब अगर कंपनी आपके पास कहती है जी ये मैं मुझे 1000 रुपया दो, तो बेटा आप उसको 1000 रुपया तो नहीं देंगे, आप उससे क्या कहोगे, मुझे सिक्योरिटी दो, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। आप कौन सा कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हो? तो कंपनी बेटा अपने एसेट्स तो प्लेज नहीं करवाएगी आपके पास, कंपनी आपको पेपर सिक्योरिटी के तौर पे एक पेपर दे देगी। उस पेपर का नाम बॉन्ड है, उस पेपर का नाम शेयर है। अब हर पेपर की अपनी क्वालिटीज हैं, हर पेपर के अपने फीचर्स हैं, हर पेपर के ऊपर अपनी अर्निंग का तरीकाकार है। अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा पेपर खरीदना है। हाँ, इन सब पेपर में से एक पेपर बड़ा यूनिक है जिसका नाम क्या है, शेयर। अगर आप किसी कंपनी का ये पेपर खरीदते हैं जिसका नाम शेयर है, आप उस कंपनी के क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेप्सी कंपनी है, उसने कोई 20-20 रुपए के पेपर इशू किए जिसका नाम शेयर है, मैंने कोई 500 शेयर खरीद लिया 20,000 का, सपोज दैट। अब वो 500 शेयर में कंपनी के अंदर 500 शेयर्स का मालिक हूं। अच्छा, अब वो जो शेयर्स मैंने खरीदे हैं, अब इसका मतलब है कि अगर मैंने कंपनी का शेयर खरीदा तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, तो मैं कंपनी का ओनर भी कहलाऊंगा अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जिसने ज्यादा शेयर्स खरीदे होंगे वो बड़ा शेयर होल्डर होगा, जिसके पास कम शेयर होंगे वो कम शेयर होल्डर होगा। लेकिन शेयर एक ऐसा पेपर होता है बेटा जिसके ऊपर आपको ओनरशिप मिलती है। इसके अलावा अगर मैं उसी कंपनी का बॉन्ड खरीदता हूँ तो मैं बॉन्ड होल्डर तो कहलाऊंगा, लेकिन मैं मालिक नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं उसी कंपनी का कमर्शियल पेपर खरीदता हूं तो मैं कंपनी का इन्वेस्टर तो कहलाऊंगा, लेकिन मैं कंपनी का शेयर होल्डर या ओनर नहीं कहलाऊंगा। सिर्फ एक पेपर मार्केट में ऐसा है जिसका नाम क्या है, शेयर्स। अगर आप वो पेपर खरीदेंगे तो आप कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, और कंपनी का शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिक कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि शेयर खरीदने से हमें क्या फायदा होता है। अब थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। जितने भी पेपर हैं, जिस भी नाम से पेपर अवेलेबल है बेटा, हर पेपर के ऊपर आपको मिलेगा इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने कमर्शियल पेपर खरीदा, कंपनी कहती है इसके ऊपर मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगी। आपने कोई 100 रुपए का खरीदा, हर साल बाद आपको 100 रुपए के ऊपर 5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जैसे ही वो पेपर एक्सपायर होगा, 2 साल के लिए खरीदा, 3 साल के लिए खरीदा, 2 साल 3 साल के बाद वो पेपर वापस करेंगे और अपने पैसे कंपनी से वापस ले लेंगे। हर पेपर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा सिवाय एक पेपर के जिसका नाम क्या है, शेयर। क्योंकि जब आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं तो फिर आपको कंपनी के अंदर हिस्सेदार जब बन जाते हैं तो जो मालिक होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते, बल्कि मालिक क्या लेते हैं, मालिक लेते हैं बेटा, उसका नाम है डिविडेंड। सुना हुआ नाम डिविडेंड का? बैठे हैं कि सो गए हैं? जी सर है। अच्छा, मुझे बता दें, मैंने कहा शायद मैं अकेले ही बोली जा रहा हूँ। नहीं सर जी अभी है। ओके, तो बेटा शेयर्स के ऊपर आपको दो चीजें मिलती हैं। एक आपको मिलता है डिविडेंड। शेयर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अगर आपने किसी कंपनी का पेपर खरीदा है जिसका नाम शेयर है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उसके ऊपर आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन मिलेगा। अच्छा, अब डिविडेंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इस साल, बचत हुई। मार्केट में इस वक्त जो टोटल शेयर्स हैं मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 हैं। 10,000 पेपर जो मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहा है, किसी के पास 2 पेपर हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 500 है, तो टोटल 10,000 पेपर है मार्केट में।
तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है हर साल उस प्रॉफिट में उसको डिवाइड करती है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ, और एक आंसर निकला था। फॉर एग्जाम्पल आंसर निकला 10 रुपीज। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास एक शेयर है उसको 10 रुपीज प्रॉफिट में से मिलेंगे। मेरे पास था 100 शेयर, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मुझे मिलेगा डिविडेंड के तौर पे 1000 रुपया। किसी बंदे के पास है सिर्फ 2 शेयर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 उसको 20 रुपए मिल जाएंगे। तो डिविडेंड बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो डिविडेंड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम किया जाता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड डिविडेंड। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। ये हर साल चेंज होगा, अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि जितनी ये प्रॉफिट की अमाउंट बढ़ती है। बोले बेटा। सर जो प्रॉफिट होगा वो टोटल प्रॉफिट यानी जितना भी होगा सारे का सारा डिवाइड कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स में। ओके, ये डिपेंड करता है कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर। होता यह है कि सारे का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो रिजर्व के तौर पे रख लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख, तो कंपनी कहती है यार 50,000 रिजर्व रख लेते हैं, बाकी का 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो जो 50,000 आपने रिजर्व किया होता है वो मे पॉसिबल आपने किसी प्रोजेक्ट में लगाना हो आगे फर्दर, वो बताना पड़ता है शेयर होल्डर को कि जी भाई इतना प्रॉफिट हुआ था, इसमें से इतने पैसे जो है वो मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बाकी जो अमाउंट है वो हम लोगों ने रिजर्व कर लिया, उसको हम लोग किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। तो और कुछ कंपनी ऐसा भी करती है अगर उनको जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना, तो वो सारे का सारा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ये डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे इसको फॉलो करती है। बाज दफा ऐसे भी होता है कि कंपनी के हालात खराब हों तो कंपनी फिर डिविडेंड कम देती है और रिजर्व ज्यादा कर लेती है ताकि कंपनी को सर्वाइव किया जा सके। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिविडेंड का मतलब क्या है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तकसीम करेगी, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। एक तो आपको ये मिलेगा, दूसरा बेटा आपको मिलेगा कैपिटल गेन। एक मिनट बेटा जरा थोड़ा सा वेट करें, अजान हो रही है, अजान कंप्लीट हो जाए फिर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अजानें हो रही हैं, अजानें सुने।
ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल बेटा गेन क्या होता है? कैपिटल गेन को अगर हम डिफाइन करें तो कैपिटल गेन का बेटा मतलब होता है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक शेयर खरीदा है 10 रुपए का, तो कुछ अर्से बाद उसकी प्राइस होगी मार्केट में 12 रुपए 13 रुपए, तो वो जो 2 या 3 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन ये है कि शेयर की प्राइसेस मार्केट में क्यों बढ़ेंगी, या शेयर कम भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं कि हमेशा प्राइस बढ़ेगी, शेयर की प्राइस गिर भी सकती है। कम या ज्यादा होने की रीजन क्या होती है बेटा? जितना अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगी तो कंपनी की जो शेयर की प्राइसेस है वो मार्केट में इंक्रीज करेंगी। क्यों इंक्रीज करेंगी? क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा मार्केट में, ये सिग्नल जाएगा कि कंपनी बहुत अच्छा रन हो रही है, कंपनी जो है प्रॉफिट में जा रही है, तो हर बंदा जो है वो इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट शो करेगा। जब वो इंटरेस्ट शो करेगा तो कंपनी के शेयर्स की डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली बेटा उसकी जो प्राइसेस है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज शेयर, व्हाट इज शेयर होल्डर। शेयर्स के ऊपर आपको क्या मिलता है, हम डिस्कस कर रहे थे कंपनी के अंदर मैनेजमेंट सेपरेट होती है और ओनरशिप सेपरेट होती है। अच्छा, अब मैनेजमेंट क्या होती है बेटा? मैनेजमेंट हम बोलते हैं बीओडीज को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे आते हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेटा हम सिलेक्ट करते हैं थ्रू वोट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वोट कौन डालता है? बेटा वोट डालते हैं आपके शेयर होल्डर्स, यानी जिन जिन लोगों के पास कंपनी का शेयर होता है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। इसी तरह फिर बीओडीज के वोट डलते हैं, हम वोट के जरिए उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट होते हैं बेटा वो फिर कंपनी को चलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर इस वक्त मेरे पास पेप्सी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं घर पे, तो मुझे नहीं पता इस वक्त पेप्सी कंपनी में क्या हो रहा है। मैं तो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मुझे क्या पता पेप्सी कंपनी में इस वक्त क्या होने जा रहा है। मुझे कंसर्न किससे है कि पेप्सी कंपनी इतनी अच्छी तरह चले कि मुझे हर साल डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा मिले, मेरे शेयर की प्राइस घर में पड़े पड़े बढ़ती रहे, यानी कंपनी की इतनी अच्छी मार्केट में रेपुटेशन बन जाए कि हर बंदा पेप्सी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उसकी प्राइस बढ़ती रहे। ये काम करना किसने है? ये काम करना है आपकी मैनेजमेंट ने। मैं इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे मुल्क में वोट डलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एमएनएज एमपीएस को सिलेक्ट कर देते हैं। अब एमएनएज एमपीएस क्या करते हैं? आगे एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है आपके मुल्क को चलाने के लिए, वजीर आजम कौन है, वजीर आला कौन है, सदर कौन है, वो एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड बेटा, मैं जरा चेक करता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? जी आ रही है अब। अगर बेटा बीच में आवाज, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? इन स्टूडेंट्स के अलावा देखें जरा, मैंने जितनी अभी बातें की आपको सुनाई दी? आ रही है, आ रही है। यस सर, आ रही है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले नहीं आई थी, ओके ओके, अगर बेटा किसी जब इन्होंने बोला तब नहीं आई थी। ओके बेटा, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे उसी वक्त आप लोगों ने पॉइंट आउट कर देना, क्योंकि मैं उसको फ्लो में बोल रहा होता हूँ, तो शायद फिर आप लोगों को अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। बाज़ दफा आप लोगों की साइड से भी नेट का इशू हो सकता है, अगर किसी के नेट की स्पीड स्लो हो तो फिर बीच में ना बात जो है वो कटना शुरू हो जाती है। ओके, मैं बता रहा था बेटा मैनेजमेंट के बारे में, चले मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है बेटा उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेटा हम सिलेक्ट करते हैं वोटिंग के जरिए, और वोट कौन डालता है? आपके शेयर होल्डर्स डालते हैं। मैं एग्जांपल देने लगा था पाकिस्तान की, मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर जब वोट होते हैं तो हम एमएनएज और एमपीएस को सिलेक्ट करके उनको सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बन जाता है जी कि ये मुल्क का वजीर आजम है, ये सदर है, ये फलाना मिनिस्टर, ये फलाना मिनिस्टर। अब वो लोग मैनेजमेंट है और हम इस कंट्री के शेयर होल्डर्स हैं, समझ लें कि ये जो मुल्क है ये हमारा, हम इस मुल्क के मालिक हैं। अब जितना अच्छा वो मुल्क को चलाएंगे, जितना अच्छा मुल्क चलेगा, उसका फायदा या नुकसान किसको होगा? हम लोगों को। जितना अच्छा मुल्क चलेगा उसका उतना फायदा हमें होगा। जितने मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम डायरेक्टली हमें फेस करने पड़ेंगे। जैसे आजकल अगर वो मुल्क सही तरह से नहीं चल रहा तो महंगाई हो रही है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? हम लोगों पे आ रहा है। सेम इसी तरह अगर जो कंपनी की मैनेजमेंट है, अगर वो कंपनी को जितनी अच्छी तरह से रन करेगी, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा? शेयर होल्डर्स के ऊपर जाएगा। यानी कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा नहीं कमा रही तो शेयर होल्डर्स को फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा।
So this is the concept of company. अंडरस्टैंड बेटा कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, समझ आ गई? बेटा समझ आ गई? यस सर। बता दिया करें बेटा, मुझे पता चले कि मैं बातें कर रहा हूँ कि दीवारों से बातें नहीं कर रहा, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। यस नो में आंसर दिया करें बेटा मुझे। अच्छा, कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती हैं बेटा वो लिमिटेड होती हैं, याद रखिएगा। कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब ये है, अगर खुदा ना खास्ता कंपनी फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा। ये नहीं कि मैंने आज पेप्सी कंपनी के को 2000 रुपए के शेयर खरीदे, मुझे पता चला हफ्ते बाद की कंपनी का दिवालिया हो गया, तो वो 2000 रुपए के शेयर के बदले मुझे पैसे मेरे घर बेचने आ जाएंगे। नो, कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं सबकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा। जिसको पैसे मिल गए, जिसको पैसे नहीं मिले, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, कंपनी उसको पे करने की लायबल नहीं है। अक्सर अगर आप टीवी के ऊपर एड वगैरह देखें तो लिखा आता है ना, पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड, नेस्ले प्राइवेट लिमिटेड, जिसके एंड के ऊपर लिमिटेड का वर्ड आएगा वो समझ लें कि उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो लिमिटेड है। और जिस एड के एंड पे लिमिटेड का वर्ड नहीं आएगा, या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या फिर वो पार्टनरशिप का बिजनेस होगा। ये है बेटा हमारे पास बिजनेस और उसकी टाइप्स। 3 तरह के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। नो सर। नो सर, क्लियर। हमारी वीडियो बेटा एंड हो रही है, इसी लिंक के ऊपर दोबारा ज्वाइन करें मुझे। अभी हमारी ये वीडियो एंड होने लगी है, इसी लिंक के ऊपर दोबारा मुझे ज्वाइन करें, जो आपको लिंक मैंने सेंड किया हुआ है। मैं फिर यहीं से स्टार्ट करूँ। जीआर या सीआर जो भी बैठे हैं बेटा, ये अटेंडेंस मार्क कर ले एक दफा, स्क्रीनशॉट ले ले लिया। ले ली बेटा। ले सीआर लिया। साहब कौन है? जीआर तो मुझे पता चल गया, सीआर कौन है? जी सर। नहीं सीआर कौन है बेटा? सर वो क्लास में भी मौजूद नहीं है। सर कासिम आपको वो लेता नहीं है क्लासेस मुझे लग रहा है। चलें कोई नहीं, खैर